कुछ शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट्स किए और कुछ अब एडवर्स इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसका बड़ा सबसे एग्जाम्पल ये है कि सोसाइटी में एकदम से अचानक जवान लोगों की मौत हो जाती है। जवान लोगों की मौत जो हार्ट के फेलियर से होती है, जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन भी हम लोग बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी बोलते हैं, और सडन डेथ हो गई, समय नहीं मिला मरीज़ को कि हम उसको हॉस्पिटल तक ले जा सकें, इतनी जल्दी उसकी मौत हो गई। और बिल्कुल हट्टा कट्टा था, कोई उस बीमारी नहीं थी। ये मौतें पहले भी होती थी, लेकिन अब परसेंटेज ज़्यादा है, जो शायद वैक्सीन ने की। चूँकि वैक्सीन अब अंदर है नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रिगरिंग रिस्पॉन्स जो थी उस वैक्सीन की वजह से आज तक आ रही है। ये समझिए कि मेरे अपने जानने वालों में, वहाँ मेरे अपने जानने वालों में 8 नौजवान लोगों की मौत हो गई इस बीच में, जिनको कोई बीमारी नहीं थी। मैं उनके परिवारों के टच में हूँ, मैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी जानता हूँ। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब मुझे आपसे बात करना चाहिए और मुझे कुछ हल निकालना चाहिए कि मैं आपको कैसे आगाह कर सकूं कि ये बीमारी अगर आपके शरीर में है तो आप इसे पहचान सकते हैं। आज भी आप इसको पहचान सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी हम ले सकते हैं। क्या इम्यूनोथेरेपी से हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? काफ़ी हद तक मैं कहूँगा हाँ, हम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल खान आपके साथ आज फिर जुड़ रहा हूँ अपने चैनल हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल में, जिसको आप बहुत बखूबी देखते हैं, सराहते हैं और मुझे हौसला देते हैं कि मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ें बता सकूं। बेसिकली मेरा काम कैंसर पे है और कैंसर में बेसिकली काम जो इलाज के सिलसिले में है वो इम्यून सिस्टम से है। इम्यूनोथेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल बेस्ड थेरेपी हम लोग करते हैं, डेंड्राइटिक सेल बेस्ड थेरेपी, जिससे इलाज करते हैं। और इसमें मरीज़ का ब्लड लेते हैं, उसमें से वाइट ब्लड सेल्स निकालते हैं, उनको लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं, एंटी कैंसर के लिए डेंड्राइटिक सेल बनाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है डेंड्राइटिक सेल्स की कि जो शरीर में सोल्जर्स प्रोड्यूस करें, और वो सोल्जर्स जो होते हैं वो टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स कैंसर को मारते हैं। ये हमने बहुत दिन से बता रखा है, बताते रहते हैं। इसी बीच में नई नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं। इधर कुछ शोध मेरा चल रहा था कुछ सालों से, जब से ये कोरोना आया था। आपको याद होगा, इस वीडियो में मैंने ऊपर एक लिंक दे रखा है। मैंने कोरोना पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिस ज़माने में कोरोना आया था, और वो उसकी श्रृंखला के बाद मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी और मैंने ये देखा कि कोरोना के प्रकोप से क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे हुए। 2 प्रकार के दुष्प्रभाव कोरोना ने किए। एक तो हमारे फेफड़ों को ख़राब किया और हमारे जो शरीर था उसके सिस्टम को झंझोड़ दिया पूरे, और इम्यूनिटी को डाउन करा। अपनी इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करी। उस इम्यूनिटी ने जो शरीर था उसको दुर्बल कर दिया। लिहाजा हुआ ये कि कोरोना ने हमारे सिस्टम को उधेड़ फेंका। कुछ लोगों को साइलेंट कोरोना रहा। साइलेंट का मतलब था कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ लेकिन उनको पता नहीं चला। उसमें शायद मैं भी था। यूँ था मैं कि मैंने पूरे अपने कैरियर में प्रैक्टिस कभी छोड़ी नहीं मेडिकल की। कोरोना के 2 साल के पीरियड में भी मैंने प्रैक्टिस करी, क्योंकि कैंसर के मरीज़ भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनको इलाज अगर आप नहीं करेंगे तो उनको कौन इलाज करेगा? दूर दूर से लोग आते थे और हमारे डोजेज़ लगाने के लिए हमारे टेक्नीशियंस भी सब जगह जाते थे और हमारी परमिशन भी हमें मिली। भगवान का भला है, ऊपर वाले का करम है हम पे, अल्लाह की मदद, कि हमने अपना काम नहीं रोका। और उस बीच में बहुत से मरीज़ ऐसे भी आए जिनको मुझे लगा कि ये कैंसर से इनको छाती में परेशानी है, छाती में दर्द है, सांस कम फूल रही है, सांस फूल रही है, परेशानी है। तो मैंने उनको देखने के बाद में उनका सीना चेक किया। सीना देखने के बाद चेक किया, करीब करीब जाके छुआ, पूरा एग्जामिनेशन किया, और इस बीच में उनकी रिपोर्ट भी भेज दी कि कोरोना का टेस्ट करा लें। तो मालूम हुआ कि कोरोना पॉजिटिव है वो। तो हमें डर होने लगा। तो हुआ ये इसमें कि जब मालूम हुआ कि पेशेंट को कोरोना था, पॉजिटिव कोरोना निकला, और हम तो वैक्सीन बना नहीं था उस समय तक, तो हमें लगा कि यार हमें भी कोरोना हो जाएगा। और लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने कहा होगा तो देखा जाएगा। ये सिलसिला चलता रहा और मैं डरा नहीं। अच्छा, मैं डरता तो मेरे टेक्नीशियंस, मेरा स्टाफ सारे डर जाते, और सब डरते तो परेशान हो जाते।
मुख्तसर बात मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन मुझे भी रहा होगा, मेरे स्टाफ को भी रहा होगा, एक दो स्टाफ को हुआ, बीमारी हुई, और हमारा एक स्टाफ को हमने खो भी दिया अहमदाबाद में। लेकिन ये नहीं कि वो मेरे साथ में काम कर रहा था, वो अपने घर पर बीमार हुआ और किसी को डोज लगाने गया था, उसको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। हम उसके साथ आज भी हैं, परिवार के साथ जमा हैं, जुड़े हुए हैं। तो सिलसिला ये रहा, मुख्तसर में बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस भी बहुत बड़ी मात्रा में थे, जिनको इन्फेक्शन हुआ और वो बीमार नहीं हुए। अब दूसरा चरण आता है कोरोना का। जब टीके का काम शुरू किया, टीका बन गया, मैं परेशान था कि टीका नहीं बनेगा इसका, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मुझे मालूम है कि ये वायरस जो था ये HIV की कैटेगरी का वायरस था। हम HIV की कैटेगरी में वैक्सीन नहीं बना पाए थे। हमने बहुत कोशिशें की थी। जिस ज़माने में HIV इन्फेक्शन बॉडी में आया था, लोगों को मालूम हुआ था, समाज को पता था, तो समाज में सुधार हो गया था, समाज में एक तरीके से सुधार हो गया था। पार्टनर्स जो थे वो अपने साथ ही रहते थे, दूसरी जगह नहीं जा रहे थे। परेशान थे लोग, क्योंकि उनको पता था कि ये यौन संबंध से बीमारी होती है और इसका टीका नहीं है। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली नहीं, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि बॉडी ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और HIV की इंसिडेंस कम हो गई। वैक्सीन के ज़रिए से कम नहीं हुई, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स कम हुई, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, यानी ये समझ लीजिए कि डिकेड्स में कम हो गई। आज हम उतना भयभीत नहीं होते HIV से जितना जिस ज़माने में आया था तब भयभीत हो रहे थे। मतलब हमारा शरीर कोप करने की क्रिया रखता है, अपने आप को सुधारने की क्षमता रखता है। समय का अभाव है, समय दिया जाए तो वो पूरा हो जाता है। इसको कहते हैं एटेन्यूएशन ऑफ वायरस, कि हमने वायरस को ऐसा लो कर दिया, इसको हमने वायरस को इतना कमज़ोर कर दिया 72 पैसेजेस में, यानी 72 बार अगर वो एक बंदे से दूसरे बंदे में गया और 72वें में जब गया तो वो अब इस काबिल नहीं है कि बीमारी करेगा उसके अंदर, उसको अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप कर देगा। जब वैक्सीन बना उस समय तकरीबन काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था और वो 72वीं साइकिल भी चल रही थी। तो हो सकता है कि नेचुरल इम्यूनोलॉजी भी काम करने लगी हो और वैक्सीन ने भी काम किया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात का पता है और पूरी दुनिया को आज ये बात का पता है कि वैक्सीन ने एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत किए। कुछ शॉर्ट टर्म एडवर्स इफ़ेक्ट्स किए और कुछ अब एडवर्स इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो शायद वैक्सीन ने किए। चूँकि वैक्सीन अब अंदर है नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रिगरिंग रिस्पॉन्स जो थी उस वैक्सीन की वजह से आज तक आ रही है। लेकिन उसका बड़ा सबसे एग्जाम्पल ये है कि सोसाइटी में एकदम से अचानक जवान लोगों की मौत हो जाती है। जवान लोगों की मौत जो हार्ट के फेलियर से होती है, जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन भी हम लोग बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी बोलते हैं। दो प्रकार के फिब्रिलेशन होते हैं, मतलब हार्ट ने बीट करना ख़राब शुरू किया और सडन डेथ हो गई, समय नहीं मिला मरीज़ को कि हम उसको हॉस्पिटल तक ले जा सकें, इतनी जल्दी उसकी मौत हो गई और बिल्कुल हट्टा कट्टा था, कोई उस बीमारी नहीं थी। ये मौतें पहले भी होती थी लेकिन अब परसेंटेज ज़्यादा है। ये समझिए कि मेरे अपने जानने वालों में, जिस सिटी से मैं आता हूँ रामपुर से, वहाँ मेरे अपने जानने वालों में 8 नौजवान लोगों की मौत हो गई इस बीच में, जिनको कोई बीमारी नहीं थी। मैं उनसे पर्सनल टच में था, मैं उनके परिवारों के टच में हूँ, मैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी जानता हूँ। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब मुझे आपसे बात करना चाहिए और मुझे कुछ हल निकालना चाहिए कि मैं आपको कैसे आगाह कर सकूं कि ये बीमारी अगर आपके शरीर में है तो आप इसे पहचान सकते हैं। आज भी आप इसको पहचान सकते हैं। आपको वैक्सीनेशन के बारे में नहीं मालूम होगा कि आपको टीका लगा था तो वो है, शरीर में नहीं है। ये भी पता नहीं होगा आपको कि इन्फेक्शन हुआ था कि है कि नहीं है। लेकिन जो हार्ट में चेंजेस आ रही हैं वो इस वक्त डिटेक्ट की जा सकती हैं, जो माइनर लेवल पे हैं। उसके लिए मैं 3 टेस्ट आपको बता रहा हूँ, आपके पर्दे पे लिखे हुए आ रहे हैं। एक तो ट्रोपोनिन टेस्ट आपको करना है। ट्रोपोनिन टेस्ट की वैल्यू पता होना चाहिए, कितना है मेरा ट्रोपोनिन। दूसरा ECG है, ECG की फिल्म रिकॉर्ड होना चाहिए और ECG के रिदम को, पैटर्न को और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें स्टडी करना चाहिए। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट फैक्टर और टोटल प्लेटलेट अमाउंट इन ब्लड।
कितनी है हमारी, इन 3 के मापदंड से हम कुछ आंकड़े निकाल सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि आपको ये है परेशानी और इसका निवारण भी कुछ हद तक हम कर सकते हैं। निवारण कैसे होगा? मेरा शोध पूरा इम्यून सिस्टम पे है। इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है सारी। जो कोरोना वायरस ने किया वो इम्यून सिस्टम की वजह से हुआ, जो वैक्सीनेशन ने किया वो भी इम्यून सिस्टम की वजह से है। तो इम्यून सिस्टम को कैप्चर करने के लिए कि हम इम्यून सिस्टम को फिर से रीऑर्गेनाइज कर सकें, हम इम्यून सिस्टम को अपने शरीर में वैसे ही डाल सकें जैसे हम पहले थे, तो हम डेंड्राइटिक सेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक कमाल की बात है जो मैं आपको बिल्कुल नई दे रहा हूँ। आप मेरा वीडियो ज़रूर सुनते हैं। मेरा हमेशा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, लोगों को बताया कीजिए कि ये साइंस का वीडियो है, मनोरंजन का वीडियो नहीं है, लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जवान आदमी जो सुबह तैयार होकर दफ्तर गया और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसके बच्चों ने उसको बाय बाय किया या बच्चे स्कूल चले गए और वो सडन डेथ उसकी हो गई दोपहर में, तो कितनी अफसोस की बात है, कितनी तकलीफ की बात है ये। और ये आइसबर्ग फिनोमिना है। जब मैं अपने जानने वालों में 8 लोगों को खो चुका हूं, तो ये बताइए कि कितने लोग हिंदुस्तान में या और दुनिया के मुल्कों में मर रहे होंगे इस बीमारी से, और जिनको हम डायग्नोज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑटोप्सी तो होती नहीं है। हार्ट अटैक हुआ, मर गया, ख़त्म हो गया। ऑटोप्सी में भी कुछ निकलेगा भी नहीं। हार्ट में चेंजेस ही तो आएंगी, वो तो चेंजेस, लेकिन ये थोड़ी बताएंगे वो कि कोरोना की वजह से या कोरोना के वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ है। आप गूगल सर्च कीजिए, गूगल स्कॉलर है, उसमें आप डालकर देखिए कि कोरोना के वजह से मायोकार्डाइटिस कितना हुआ है। मायोकार्डाइटिस एक साइंस का टर्म है जिसको कहते हैं हार्ट का इन्फ्लेमेशन, दिल की सूजन, दिल में सूजन आ गई। आपको सैकड़ों पब्लिकेशंस मिलेंगी इस टॉपिक पे, सैकड़ों पब्लिकेशंस मिलेगी इस टॉपिक पे जो दुनिया जगह जगह से आ रही हैं। निवारण कोई नहीं है। तो हम इन 3 टेस्टों को करेंगे। अगर हमें अपना जीवन, कोई महंगे टेस्ट नहीं है, हमें करने में कोई बुराई नहीं है, और रिपोर्ट आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। ये तीनों रिपोर्ट्स हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। मेरी टीम है डॉक्टर्स की, मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ कि मैं पूरे समाज का इलाज कर सकूँ। मेरा सिर्फ तरीक़ा ये है कि मैं अपनी टीम को मजबूत करता हूँ, उनको समझाता हूँ क्या करना है। मेरी टीम पर्सनली उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करेगी। मेरे यहाँ जो है फिजिशियन भी हैं, मैं फिजिशियन नहीं हूँ। उस रिपोर्ट को अपने मापदंड पे रख के हम देखेंगे कि इसमें आपका कितना रिस्क फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिपोर्ट गलत है तो आपको हो जाएगा, लेकिन रिस्क फैक्टर की बात करते हैं हमेशा हम कि रिस्क हमारा बढ़ गया, हम रिस्क में हैं, तो क्या इम्यूनोथेरेपी हम ले सकते हैं? क्या इम्यूनोथेरेपी से हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? काफ़ी हद तक मैं कहूँगा हाँ, हम कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। और मैंने अपने शोध में पाया है कि ये सेफ प्रैक्टिस है। लेकिन सबको तो नहीं लगाएंगे हम, ना सबको ज़रूरत है, ना सबका पैसा बर्बाद करना है। उन लोगों को ज़रूरत है जिनमें इन टेस्ट में हमें कमी मिल रही है। ये टॉपिक छोटा रखूँगा मैं, चूँकि आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वीडियोस देखने का वो बहुत कम है। मेरे 12 मिनट के वीडियो को आप 6 मिनट देखते हैं, 4 मिनट देखते हैं, तो मैंने सोचा कि 6-7 मिनट में क्यों ना कवर कर दूं इस टॉपिक को। मैं कोशिश करता हूं कि छोटा यूँ बनाऊं कि आप पूरा देख सकें, आपकी समझ में आए, आपका जीवन सुखी, संपन्न, सरल रहे, आप अपने परिवार के ऊपर छाते की तरह बैठे रहें, आप अपने परिवार को नियोजित रूप से उसका लिए अपना जिम्मेदारी का जो अभाव है वो ख़त्म हो जाए, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा सकें, आप अपने बच्चों को जवान कर सकें, उनकी शादियां देख सकें। इस लक्ष्य से मैंने आज ये टॉपिक चुना था और ये टॉपिक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। मेरा प्रैक्टिस ऑन्कोलॉजी की है, लेकिन मेरा मजबूरी ये है कि जो मेरे सामने हादसे हुए हैं उसको मैं आपको सामने बता सकूं कि इसका निवारण है और हमें इसे रोकना है। इंशाल्लाह हम रोक के दिखाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।